प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार लवण की परिभाषा के बारे में पढ़ा। लवण कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा। आज हम भाग 2 में अम्लों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण तथा उदासीनीकरण, अम्लों के प्रकार, लवणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तथा उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीन करना। उदासीन का मतलब न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रलाइजेशन कर देना। तो न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कसैला होता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो परिभाषा भी हो जाएगी, परिभाषा होगी अम्लों तथा क्षारों, अम्लों तथा क्षारों। अम्लों तथा क्षारों, अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण का बनना ही उदासीनीकरण है। अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण का बनना ही उदासीनीकरण कहलाता है। परिभाषा एक बार और, अम्लों तथा क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण का बनना ही उदासीनीकरण। उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्रिया कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से और ये बना लिया क्या? NaCl, नमक, और साथ ही साथ बना लिया H2O यानी जल। इसी तरह और सारे उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे क्यूपरिक ऑक्साइड क्रिया किया H2SO4 से और ये बना लिया, और ये बनाया क्या? CuSO4 और प्लस H2O। इसी तरह और भी उदाहरण दे देता हूँ। NH4OH प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किया और बनाया क्या? ये बनाया अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ ही साथ बना लिया H2। यानी ये अम्ल है, आप देख रहे हैं ये क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? क्षार। तो आप परिभाषा दे सकते हैं, अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना या जल तथा लवण का बनना ही उदासीनीकरण कहलाता है। स्टूडेंट, अब अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की सांद्रता। अम्ल और क्षार की सांद्रता किन बात पर निर्भर करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम के बारे में बता दें कि अम्ल और क्षार की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने इसके बारे में एक स्केल का निर्माण किया, एक पैमाने का निर्माण किया जिसे pH पैमाना कहते हैं। तो किसी भी अम्लीय अथवा क्षारीय, किसी भी अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित H आयन अथवा OH आयनों की प्रति लीटर मात्रा किसमें होनी चाहिए? मोल में। यानी किसी भी अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित OH आयनों की प्रति लीटर मात्रा मोल पर निर्भर करती है। किसी भी अम्लीय अथवा क्षारीय
विलयन की सांद्रता उस विलयन में उपस्थित एच ओ एच आयनों की प्रति लीटर मात्रा, ये मात्रा किस में होनी चाहिए, मोल में हो, निर्भर करती है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्लों तथा क्षारों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया, एक पैमाने का निर्माण किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इसके आधार पर पीएच मान 60 से कम वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं तथा पीएच मान 7 से ऊपर वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। इसके बारे में मैं एक स्केल भी बना के दिखा दे रहा हूँ। एक स्केल का निर्माण किया सोरेनसन ने, अम्ल तथा क्षार की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच मान कहते हैं। पीएच मान की परिभाषा हो जाएगी 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या, 10 की किसकी, 10 की घात की कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है। 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या, आप कलम और पेन से लिखते जाएंगे, 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है उस विलयन का पीएच मान कहलाता। 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है पीएच मान कहलाते हैं। 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है पीएच मान कहलाती है। सूत्र हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा पीएच मान बराबर माइनस लाग बेस 10 एक्स। यही होगा पीएच मान लगाने का फार्मूला। पीएच मान निकालने का फार्मूला होगा। इस पे हम 2-3 ठो सवाल निकाल के बता देते हैं। एक सवाल दिया है, यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। आपको मैंने सूत्र लिखवाया, पीएच बराबर माइनस लाग यक्स 10 बेस 10। ये फार्मूला लगा, आप इसी पे रखिए तो क्या आ जाएगा, पीएच मान बराबर माइनस लाग और यक्स की जगह क्या ये है, जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ यक्स बराबर विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता रखिए। तो विलयन का सांद्रता दिया है 1.0 × 10⁻⁴। आप जानते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लाग यम गुणे लाग यन बराबर होता है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लाग यम गुणे लाग यन बराबर होता है लाग यम प्लस लाग यन। ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, लाग यम। इसी तरह इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो पीएच मान बराबर हो जाएगा लाग, माइनस को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये लाग 1 हो जाएगा बेस 10 और प्लस लाग, बेस को हम हटा दे रहे हैं, बेस रहने दीजिए। आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बेस जो आधार है वो 10 है और यहाँ पे 10⁻⁴। मैं सारे फार्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ऐसे भी होता है, लाग यम घाती यन है तो ये हो जाता है यन लाग यम, ठीक है। और लाग ये बेस यहाँ पे 10 है का मान 0 होता है और
लाग 10/10 का मान होता है 1। तो इसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, आप तोड़िए, इसका मान 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये घात बगल में आती है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस log 1 का मान 0, और ये मैं इस फार्मूले से घात को पहले ला दे रहा हूँ, तो एक प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -4 log 10, यहाँ पे बेस है, ठीक है। अब माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं हैं हम लोग, प्लस तो लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा 4 log 10/10। मैंने कहा था बेस यहाँ पे छुपा रहा था, मैं पहले भी लिख दिया। तो इसका हो जाएगा log 10/10 का मान हो जाता है 1 यानी 4, यानी इस बिलियन का जो पीएच मान होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। परिभाषा में मैंने बताया 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या, 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या पीएच मान, इसका पीएच मान यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पीएच मान बराबर 4, ये होगा पीएच मान। मैंने परिभाषा बताया 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करती है, यानी सांद्रता को व्यक्त करती है, वही विलयन का पीएच मान। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता दिया होता कि ये विलयन की पीएच मान कितना होगा, 4। आप डायरेक्ट बताएंगे अगर 10 की ऋणात्मक घात होगी तो वही इसका पीएच मान होगा, यानी इस विलयन की पीएच मान कितने होंगे, 4 होंगे। -4 नहीं होगा, केवल 4 होगा, हम ऋणात्मक घात को नहीं लेते। अगली हेडिंग आती है उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान। अगली हेडिंग हम लोग जानते हैं शुद्ध जल पूर्णतः क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ, उदासीन होता है। शुद्ध जल पूर्णतः उदासीन होता है, क्योंकि अगर जल को मैं तोड़ूँ तो इसमें एच आयन और प्लस OH आयन की सांद्रता क्या होती है, सेम होती है। यानी शुद्ध जल पूर्णतः उदासीन होता है क्योंकि जल में H और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। देखिए यहाँ पे भी एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस, यानी इसमें H आयन और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। जो कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो 1.0 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है, इतनी होती है। अब इसका पीएच मान निकालें, अतः उदासीन विलयन का पीएच मान, अतः उदासीन विलयन का पीएच मान। सांद्रता कितनी है, परिभाषा आप जानते हैं, सांद्रता यहाँ पे दिया है 1 सांद्रता दिया है। पीएच मान बराबर फार्मूला होता है, आपको मालूम है, log x/10, यही होता है। अब यहाँ पे पीएच बराबर हो जाएगा -log और सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁷। यही x की जगह बेस है, बेस नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाए कि यहाँ पे बेस 10 है। तो पीएच बराबर हो जाएगा, फार्मूला तो आप जानते हैं, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, log m × log n बराबर होता है log m + log n। ये फार्मूला सारी चीज़ें, log 1/10 का मान 0, log 10/10 का मान 1, ठीक है। अब यहीं पे रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा log 1 + log -7 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, चलिए बाद में लिख देंगे, 10⁻⁷ ये हुआ। और पीएच मान बराबर हो जाएगा, पीएच बराबर होगा -log, यहाँ पे देखिए log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0, और ये घात बगल में आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि log m घाते n बराबर होता है n log
या मैं फार्मूले थे, सारे फार्मूले में लिखा हूँ। तो ये भाग बगल में आएगी -7 log 10/10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कितना हो जाएगा pH मान 7। अर्थात pH मान कितना आया, pH मान बराबर आया 7। अर्थात शुद्ध जल अथवा अन्य किसी उदासीन विलयन का pH मान, अर्थात शुद्ध जल अथवा अन्य किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है 7 होता है। यानी अगर 10 के घाते -7 घात होगी तो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर यदि विलयन में H आयन की सांद्रता 10 घाते -7 मोल प्रति लीटर से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अच्छा ये बताइए 10 के घाते -4 बड़ा होता है 10 के घाते -7? कुछ बच्चे कहेंगे 10 के घाते -7 ये तो ज़्यादा बड़ी है क्योंकि घात बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए ये ज़्यादा ऋणी है, ज़्यादा ऋणात्मक है, अर्थात जो ज़्यादा ऋणी होती है वह उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है, उतनी ही छोटी होती है। अर्थात यानी यदि विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के घाते -7 मोल प्रति लीटर से अधिक होगा तो विलयन अम्लीय होगा। यदि 10 के घाते -7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा, तो विलयन कैसा होगा, विलयन क्षारीय होगा। यदि अगर विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के घाते -7 से अधिक होगा तो विलयन अम्लीय होगा, और 1 × 10 के घाते -7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। मोल प्रति लीटर से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं अम्लीय विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान, विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अम्लीय विलयन का pH मान 7 से क्या होता है, 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। एक सवाल दिया है, यदि विलयन में H आयन की सांद्रता यदि विलयन में H आयन की सांद्रता 1 × 10 के घाते -7 मोल प्रति लीटर हो तो विलयन का pH मान क्या होगा। सूत्र आप जानते हैं कि pH मान बराबर -log x 10⁻। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं -log, ये दिया है सांद्रता दिया x दिया है, हम रख सकते हैं 1 × 10 के घाते -7। इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, माइनस फार्मूला आप जानते हैं log m + n वाला, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1/10a प्लस log 10 के घाते -7 ये होता है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि log
log m गुणे log n बराबर होता है log m प्लस log n और log m बेस n बराबर होता है n log m। ये आप जानते हैं, फार्मूले सारे हैं, केवल आपको रखना है। तो आप पीछे वाली सवाल देख ही चुके। इसको आप लिख सकते हैं, सवाल को आप लिख सकते हैं log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0। तो रखिए log 1 इक्वल टू 0 और घात बगल में आ जाएगी -7, log कितना हो जाएगा 10, log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है। हम बेस नहीं लिखते हैं, बेस लिखना हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बेस 10 छुपा होता है, आप जानिए। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, log 10 की वैल्यू कितनी होगी 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती 1, तो 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 7, अर्थात बिलियन का पीएच मान कितना होगा 7 होगा। आप ऐसे भी बता सकते हैं 10 के घाते -7 तो पीएच मान कितना होगा 7। अगला सवाल दिया है, यदि बिलियन का पीएच मान 12 हो तो एच आयन की सांद्रता कितनी होगी। पीएच मान दिया है, सारे यही फार्मूले लगेंगे। देखिए क्या हो गया, पीएच मान बराबर -log x बेस 10, यही होता है, ये होता है। तो रखिए पीएच मान दिया कितना 12 और ये हो गया -log x, हो गया। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, या चाइन की या किसकी सांद्रता पूछा है 12, तो हो जाएगा कितना -log एच प्लस आयन हो गया, और यहाँ पे बेस 10 है, हो गया। अगर इस माइनस को उस साइड भेजें तो ये हो जाएगा log एच प्लस आयन बराबर कितना हो गया 10 और हो गया -12 हो गया। अब देखिए 10 के घाते 2 बराबर कितना है 100। तो इसको अगर इस तरीके से भी लिखें तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log रुक जाइए, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, log के रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या, देखिए log 100 बेस 10 बराबर log बेस, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होगा, इसको अगर घात के रूप में लिखना हो तो ये 2 होता है, अगर इसको घात के रूप में लिखना हो तो यही होगा। अगर 100 log 100 बेस 10 दिया, अगर इसको घात के बराबर 2 दिया है, तो अगर इसको घात के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 बराबर 10 के घाते 2, ये घात इधर आएगी यानी 10 के घाते 2 हो जाएगा, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा 10 के घाते 2। इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। देखिए 100 की जगह मान लीजिए एच आयन है, तो एच आयन ये घात के रूप में हो जाएगा, यानी एच आयन बराबर हो जाएगा क्या 10 के घाते -12, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी 10 के घाते 12। ठीक है, एक बार इसको और बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से दिया है log 100 बेस 10 इतना बराबर 2, तो अगर इसको घात के रूप में लिखना है तो 100 बराबर हो जाएगा 10 के घाते 2। बस इसी तरीके से आप हल करेंगे। सोरेनसन ने एक स्केल का निर्माण किया था जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये पीएच पैमाने का विस्तार है, अर्थात 7 से जब पीएच मान जब 7 से कम होता है, अर्थात जब एच आयन की सांद्रता यानी जब 10 के घाते -7 से जब घात क्या होती है कम बढ़ती है तो वह विलयन अम्लीय होता है, अर्थात जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से बड़ा होता है या 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है, अर्थात जो उसकी एच आयन की सांद्रता होती है वो क्या होती है घटती है, और ओ एच आयन की सांद्रता क्या होती है बढ़ती है।
ये पैमाना है, एक स्केल है, यानी जब इधर जाती है यानी घात बढ़ती है तो विलयन अम्लीय होता जाता है, और जब घात घटती है तो विलयन क्या होता है, क्षारीय होता जाता है। नोट कर लीजिए। एक सूत्र दिया है pH बराबर POH बराबर 14। मान लीजिए किसी विलयन में pH मान दिया है, मान लीजिए किसी विलयन का pH मान दिया है और POH मान पूछ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है विलयन का pH मान इतना है तो विलयन का POH मान बताइए, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, दिया है सूत्र pH बराबर POH बराबर कितना बराबर 14। तो pH मान कितना दिया है, 3 दिया है, यानी pH की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यही फार्मूला है, pH बराबर pH प्लस POH बराबर 14, यही ना। तो आप लिखेंगे pH का मान कितना दिया है 3 और POH बराबर कितना हो जाएगा 14। तो POH बराबर कितना हो जाएगा, POH बराबर 14 माइनस 3 बराबर कितना, 14 में 3 जाएगा कितना 11, यानी जो POH की सांद्रता होगी कितनी होगी, इसको इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। POH बराबर माइनस लाग बेस्टेन हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इससे भी निकाल सकते हैं। आप रखेंगे आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर सांद्रता निकालनी हुई POH की सांद्रता होगी 1 × 10⁻11। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे pH सूचक, यानी सूचक किसे कहते हैं, सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूचक इंडिकेटर किसे कहते हैं, सूचक pH सूचक या इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर किसे कहते हैं। और pH सूचक उसे कहते हैं, यानी सूचक वे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपने पढ़ा होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है अम्ल और क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कहने का मतलब ये सूचक जो होते हैं अपने माध्यम में, यानी किसी माध्यम में रंग को प्रस्तुत करते हैं, सूचना देते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है, यानी सूचना देने का कार्य करते हैं कि ये पड़ा तो ये अगर लाल हुआ तो क्या हो सकता है, ये अम्ल होगा। अगर मान लीजिए एक लिटमस पेपर है, अगर मान लीजिए वह लाल है, अगर आप उसमें अम्ल गिराएंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो नीला है, अगर आप उस पर क्षार गिराते हैं तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी इससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, यानी सूचना देता है कि नहीं ये अम्ल है, ये क्षार है, ये बताने की कोशिश करता है। कौन, सूचक। तो वे रासायनिक पदार्थ, परिभाषा जी सूचक की, वे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में उससे भिन्न रंग। वे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में उससे भिन्न रंग प्रस्तुत करे या सूचना दे तो उसको सूचक कहते हैं। सूचक, यहाँ पे मैंने सूचक के बारे में दिखवा दिया है। जैसे पहला सूचक है लिटमस। लिटमस को अम्लीय माध्यम में ये कैसा कर देता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, लाल होता है। इसी तरह फेनाफ्थलीन है। फेनाफ्थलीन को अगर आप अम्लीय माध्यम में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेथिल ऑरेंज को ले जाएंगे अम्लीय माध्यम में तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा,
अगर आप उसी मेथिल ऑरेंज को क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नारंगी पीला की तरह हो जाएगा, जैसे सुबह सूर्योदय होते हैं उस तरह का हो जाएगा। इसी तरह मेथिल रेड को अगर आप अम्लीय माध्यम में ले जाते हो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और थाइमोल ब्लू को अगर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, इसमें सबसे पहली गुण आता है अम्ल का प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसमें प्रॉपर्टी जो एसिड की होती है, पहली होती है सक्रिय धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। देखिए अम्ल जो होते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, या हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। यानी सक्रिय धातुओं से अम्ल क्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करने का कार्य करते हैं। कौन अम्ल? पहला देखते हैं जिंक। जिंक है, ये जिंक क्रिया किया, जिंक क्रिया किया HCl से, HCl से 2, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है। एक क्रिया किया, बन गया ZnCl2, और साथ ही साथ क्या मिला, हाइड्रोजन। इसी तरह मान लीजिए लोहा है, आयरन है Fe, फिर और साथ ही साथ एक क्रिया H2SO4 से, तो बना क्या, फेरस सल्फेट FeSO4, और साथ ही साथ बना लिया H2। देखिए परंतु सक्रिय धातु में सक्रिय एक इसमें अपवाद है, जैसे HNO3 का हम ले लें HNO3, HNO3 से क्रिया करके सक्रिय धातु में HNO3 से क्रिया करके लवण तो बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता। इसका कारण ये है कि जो HNO3 होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है, वो प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ये क्रिया जरूर करेगा, परंतु यह हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता। जैसे मैं ले लिया जैसे मान लीजिए Fe ले लिया, और साथ ही साथ मैं ले लिया 6HNO3। एक क्रिया किया, बनाया क्या, FeNO3 का ट्वाइस, 3 क्रिया किया, और साथ ही साथ बनाया कितना, 2H2O बनाएगा, 2H2O बनाया, और साथ ही साथ बना लिया क्या, 3NO2 बना लिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बना लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब एक क्रिया करके हाइड्रोजन गैस इंक्रीज नहीं करता। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन आयन को बाहर विस्थापित करने का कार्य किए, परंतु यह जो होता है कि सक्रिय धातु से क्रिया करके लवण तो बनाता है, साल्ट तो बनाता है, परंतु क्या होता है, H2 गैस नहीं निकालता। अगली हेडिंग आती है धात्विक ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। जैसे मान लीजिए ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो सोडियम नाइट्रेट और साथ ही साथ जल बनाता है। यानी ये धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, वाटर, क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। साथ ही साथ दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे CuO और साथ ही साथ H2SO4। एक क्रिया किया तो बना क्या, CuSO4, और साथ ही साथ क्या बना, H2O, CuSO4 बना। और इसी तरह मान लीजिए NaOH आ गया,
मान लीजिए NaOH आगे धातु ऑक्साइड है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्रिया किया HCl से, तो बनाया क्या NaCl, क्या बनाया नमक, नमक भी, और साथ ही साथ क्या बनाया H2, यानी अम्ल धातु ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसी तरह मान लीजिए क्या मैं ले लिया CaOH ट्वाइस, ये क्रिया किया H2SO4 से, और ये बनाया क्या, बना लिया CaSO4, साथ ही साथ बना लिया 2H2O, जल बना लिया 2H2O। कहने का मतलब क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं किससे, धातु ऑक्साइडों एवं धातु हाइड्रोक्साइडों से। अम्ल धात्विक कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कौन सी गैस, CO2 गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिख दूँ Na2CO3 प्लस मैं ले लिया 2HCl, तो ये क्रिया करके बनाया क्या NaCl, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्रिया करके बनाया 2Na2Cl, NaCl और साथ ही साथ H2O बनाया और क्या बना लिया CO2 बना लिया। इसी तरह मैं ले लिया KHCO3 और साथ ही साथ मैं ले लिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो एक क्रिया किया तो बनाएगा क्या, बनाएगा KNO3 बनाएगा, साथ ही साथ बनाएगा क्या H2O, साथ ही साथ बनाएगा CO2 गैस बनाएगा, इतनी चीज़ बनाएगा HNO3। और तीसरा मैं उदाहरण ले रहा हूँ CO3 Q प्लस कार्बोनेट, और साथ ही साथ एक क्रिया किया H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये बनाएगा क्या CuSO4 और CSO4 और साथ ही साथ बनाएगा क्या H2O और साथ ही साथ क्या बनाएगा CO2, यानी इतनी गैस से इंक्रीज करेगा। और अम्ल के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 या 3 गुण हाई स्कूल की परीक्षा में पूछते हैं, तो और एक आध उदाहरण बता देता हूँ। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, और अगले वीडियो में हम लोग क्षारों के गुण, लवण कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ उसके सामने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।